हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विकी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल GDR विकी पे। आज हम राजस्थान भूगोल की क्लास नंबर 3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम बालू का स्तूप के बारे में सभी प्रकार की जानकारी कैसे बनते हैं, क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी प्रकार की जानकारी हम इस वीडियो में हासिल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। मरुस्थल का देखो, मरुस्थल के बारे में अगर हमको अध्ययन करना है ना, तो हम सबसे पहले कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। याद रखना, मैं इसमें आपको शॉर्ट में लेके चलूँगा, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वही बताऊँगा, ठीक है। ज़्यादा आपने माथापच्ची करनी नहीं है। मरुस्थल के अध्ययन को कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। पहला कौन सा है, ऊंचावच के आधार पर, और दूसरा है जलवायु के आधार पर, ठीक है। ऊंचावच के आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, आपको इतना पूछा जाएगा कि ऊंचावच के आधार पर मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, 4 भागों में। ऊंचावच के आधार पर राजस्थान के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन हाँ, जलवायु के आधार पर जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया उसके बारे में पूछे जाते हैं। सॉरी, देखिए, यहाँ हम पढ़ते हैं जलवायु के आधार पर। यहाँ आप क्या कर लेना, जलवायु कर लेना। जलवायु के आधार पर राजस्थान के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। एक शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। देखो, पीछे हमने अध्ययन भी किया था इसके बारे में, आपको मैंने एक दिन बताया था कि ये राजस्थान है और यहाँ पर ये मरुस्थल है, और मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है आपकी, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ना, ये इसके इधर है जो शुष्क मरुस्थल है, इसके इधर ये अर्ध शुष्क मरुस्थल है। अर्ध शुष्क मतलब सूखा कम है, उधर वाला सूखा ज़्यादा है, ऐसे याद रखना। और अर्ध शुष्क मरुस्थल ये वाला है ना, ये हमारा शेखावाटी वाला बेल्ट आ जाता है, ठीक है, ये वाला। तो शेखावाटी को आपको पता है क्या बोलते हैं, बांगड़, बांगड़। और इधर वाले को क्या बोलते हैं, राठी, राठी, क्योंकि यहाँ राठी गाय पाई जाती है। देखो, दोबारा समझने की कोशिश करना, मैप लेना राजस्थान का, ये मैप, ये वर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर, इधर वाला अर्ध शुष्क और इधर वाला इधर वाला शुष्क और इधर वाला अर्ध शुष्क। ये कौन सी, 25 सेंटीमीटर। तो 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका शुष्क, ठीक है। और 25 से 50 सेंटीमीटर वाला ये कौन सा हो गया, अर्ध शुष्क। और 50 से इधर आपको बताया अरावली आ जाती है, ठीक है। ये राजस्थान का मैप है, ठीक है, अच्छे से देखना। ये राजस्थान के मैप में, ये अपने इधर का सब पूरा वाला भाग क्या है, मरुस्थल है। इधर वाला पूरा भाग है आपका मरुस्थल। ये मरुस्थल वाला आपका जो ये भाग है, ये मरुस्थल है। इसमें भी अपन क्या करते हैं, 2 रेखा निकालते हैं। ये वाली जो रेखा है इसकी इधर है, जो ये कौन सा है, शुष्क। और ये वाला जो भाग है ये आपका कौन सा है, अर्ध शुष्क। मैंने बोला अर्ध शुष्क को बांगड़ प्रदेश कहते हैं। और मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक ये शुष्क वाले में कौन सी वर्षा आती है, 0 से 25 सेंटीमीटर। और इसी अर्ध शुष्क में कौन सी वर्षा होती है, 25 से 50 सेंटीमीटर। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ की जनसंख्या मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कितनी है, 1 लाख। और इधर की कितनी है, 75,000। तो शुष्क जो मरुस्थल है ना, वो अर्ध शुष्क मरुस्थल की अपेक्षा 1/4 ज़्यादा है। पूछा नहीं जाएगा, अच्छे एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन आपको नहीं पूछा जाएगा। और टोटल मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ये पिछले वीडियो में हमने अध्ययन कर लिया है, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या याद रखना है, देखो कि जलवायु के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। वर्षा होती है 0 से 25 सेंटीमीटर, 25 से 50 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल 1,75,000, ठीक है। इतने बिंदु आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, शुष्क मरुस्थल, पहले वाला। देखो, मैंने आपको बताया था ये वाला इधर वाला शुष्क है, इधर वाला अर्ध शुष्क है। तो हम इधर वाले के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ कितना, 0 से 25, इसके बारे में अध्ययन करेंगे।
मैंने बोला ये वाला बांगर प्रदेश है और इधर वाला कौन सा है आपका, ये राठी प्रदेश है। ठीक है, तो देखो मैंने ऊपर मेंशन किया है आपके, ये वाला है शुष्क मरुस्थल, ये कौन सा प्रदेश है, राठी, और 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है यहाँ पे। ये मैंने बताया ना 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और इसे क्या कहते हैं, राठी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस किस ज़िले में, देखो शुष्क हमारे ही ज़िले, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये तो आपको याद रह जाएंगे। चूरू हमारा पश्चिम चूरू, पश्चिम चूरू कौन सा होता है, जो अपने बीकानेर के टच होता है ना, बीकानेर के टच होता है, जिसमें अपने बीदासर आ जाता है, सरदार शहर का कुछ भाग आ जाता है, ये वाला क्षेत्र है ना आपका, ये पश्चिम चूरू है। ठीक है, रतनगढ़ का कुछ भाग और बीकानेर, ये संपूर्ण क्या है, शुष्क है, जहाँ पे केवल आपके क्या है, वर्षा पर निर्भर है लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वाला शुष्क क्षेत्र है, यहाँ राठी प्रदेश, राठी गाय की अधिक पाई जाती है, इसके कारण यहाँ क्या बोलते हैं, राठी प्रदेश। और इसको भी हम अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटेंगे, क्योंकि यहाँ पे दौरे ज़्यादा है ना, इसके लिए। ठीक है, तो इसको हम अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटे, तो पहला भाग है बालू का स्तूप मुक्त और दूसरा है बालू का स्तूप युक्त। ये कैसे होता है, देखो मैं बताता हूँ। ये मान लो शुष्क मरुस्थल है ना, तो आप ये यहाँ पे दौरे बहुत हैं मिट्टी के। ठीक है, लेकिन इन दौरों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ बिल्कुल भी दौरा नहीं है। तो जो ये दौरा नहीं है ना आपका, ये वाला आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, बालू का स्तूप मुक्त, जिसमें बिल्कुल भी दौरे नहीं है। ये वाला क्षेत्र आपका जो बालू का स्तूप मुक्त, और यहाँ सब जगह दौरा है, तो ये है बालू का स्तूप युक्त, युक्त नाम याद रखना। और एक है मुक्त, मुक्त मतलब नहीं है। तो अब देखो इसको क्वेश्चन क्या पूछता है, इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान के कितने % क्षेत्रफल पे, कितने % मरुस्थल पे बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। तो अब आपको याद करना, देखो 41.5% पे बालू का स्तूप नहीं है और 58.5% पे बालू का स्तूप है। कितने पे नहीं है, 41.5% पे नहीं है। कितने पे, 41.5% पे नहीं है। देखो ट्रिक बताता हूँ, 41 साल का जो लड़का हो जाता है, एक 58 साल का लड़का हो जाता है। ठीक है, तो 41 साल का लड़का हो जाता है ना, वो शादी करके मुक्त हो जाता है। शादी करके क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। कब तक, 58 साल तक। 58 साल तक क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। शादी करता है 41 साल में और मुक्त हो जाता है। कब तक, 58 साल तक। ऐसे करके याद रखना है कि 41 साल में वो क्या हो गया, मुक्त हो गया, इतना याद रखना है। लड़का कब मुक्त हुआ, 41 साल में। आपको अपने आप सेकंड याद रह जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में आपको सबसे पहले बालू का स्तूप मुक्त पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ, वो मैंने आपको अभी बताया था ना, ये कोई इस क्षेत्र में क्या है, बालू का स्तूप नहीं है। तो वो कौन सा क्षेत्र है, वो क्षेत्र आपका ये रहने वाला है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ना आपका, यहाँ बालू का स्तूप नहीं है। तो कौन सा है, देखो कैसे, अपन जब जॉब लगते हैं तो आपको क्या मिलता है, PF मिलता है, PF ही तो मिलता है, हाँ से PF मिलता है। तो देखो यहाँ लिखना P और यहाँ लिखना F, क्या मिलता है, PF मिलता है। और PF मिलते हैं, हम सबसे पहले पोस्ट कहाँ करेंगे सर, फेसबुक पे करेंगे। तो ये हो गया F और ये हो गया B, फेसबुक। तीनों नाम आपको याद रखने हैं। पोखरण जैसलमेर में, और फड़ौदी और बालोतरा, तीनों भागों के बीच का क्षेत्र है ना, जो ये आपका हमादा कहलाता है। अब हमादा किसको कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये क्षेत्र है आपका बालू का स्तूप मुक्त है, यहाँ पे किसी भी प्रकार के बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। ठीक है, इसके बाद में आपको अन्य भी स्थल पूछा जा सकता है। तो अन्य स्थल रहेगा, पोखरण अपने अध्ययन कर लिया, लोद्रावा और रामगढ़, ये जैसलमेर के स्थल है। ठीक है, तो याद रखना ये भी। अब देखो हमादा किसको बोलते हैं, हमादा होता है पथरीला मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल हमादा होता है, पथरीला मरुस्थल। आपको क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा कि हमादा किसे बोलते हैं, वहाँ पे ऑप्शन देगा पथरीला मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल, रेत प्लस पत्थर। तो ऐसे आपको याद रखना है, पूर्ण रूप से पत्थर हो, पत्थर को क्या बोलते हैं, हमादा। हमादा, हमादा से कैसे याद करोगे, पथरीला अपने, हमारे हमादा, हमारे दा मतलब हमारे दादाजी, हमारे दा अपने पीछे पत्थर फेंका, क्या फेंका, पत्थर फेंका। हमादा, हमारे दा क्या फेंका, पत्थर फेंका। तो हमारे दा, हमदा मतलब पथरीला मरुस्थल। और कहाँ पे पाया जाता है,
इसको मैंने आपको बताया सर पीएफ मिलता है नौकरी लगते हुए। पीएफ मिलते हैं हम कहाँ अपलोड करते हैं, फेसबुक पे, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। तो इस स्लाइड को मैं आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसके नोट्स बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। बालू का स्तूप जो मुक्त है ना आपका, जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, अभी हमने देखो ऐसे एक आकृति बनाई थी, ये वाला पी, इधर मैं बनाता हूँ, 1 मिनट, इधर बनाता हूँ, ये वाला पी एफ और बी, पोखरण, फलोदी और बालोतरा। ये जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है ना, यहाँ बहुत सी चीज़ें पाई जाती, जिसमें आपकी लाठी सीरीज हो गई, अवसादी चट्टानी पाई जाती है, आकलवुड फॉसिल पार्क पाया जाता है। इसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम जलपट्टी लाठी सीरीज के बारे में। मैं बताता हूँ आपको, SST का जो रीट का मेंस हुआ था ना 2023 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। रीट मेंस SST 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसलमेर की भूगर्भिक जलपट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो वहाँ ऑप्शन था लाठी सीरीज, ठीक है। तो याद रखना, सरस्वती नदी, कौन सी, सरस्वती नदी की भूगर्भीय जल या अवशेष या जलपट्टी को क्या कहते हैं, लाठी सीरीज। क्या कहते हैं, लाठी सीरीज। ये वाला आपको खास कर याद रखना है। क्या याद रखना है, सरस्वती नदी के क्षेत्र, सरस्वती नदी बहती थी वहाँ से, वहाँ पे जल के अवशेष मिले, जलपट्टी, मतलब यहाँ से जलपट्टी मिली थी, उसे बोलते हैं लाठी सीरीज। ये लाठी सीरीज कहाँ से कहाँ तक है ये भी आपको याद रखना है। ये है आपने पोखरण से लेके मोहनगढ़ तक 60 किलोमीटर, पोखरण से मोहनगढ़ तक 60 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक, पोखरण से मोहनगढ़ कितनी, 60 किलोमीटर। और इस लाठी सीरीज में क्या पाया जाता है, सेवन घास, गोडाउन की क्या है, शरण स्थली। सेवन घास गोडाउन की क्या है, शरण स्थली। तो लाठी सीरीज के बारे में इतने ही 3 ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। तो बताइए आप बिना देखे हुए लाठी सीरीज के 3 क्वेश्चन। सर सरस्वती नदी के किनारे भूगर्भिक जलपट्टी, जो भूगर्भिक जलपट्टी है उसे लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। कहाँ से कहाँ तक, पोखरण से मोहनगढ़। कहाँ से, लाठी सीरीज ऐसे याद नहीं रहे तो ऐसे याद रख लेना, MP तक है या प्रधानमंत्री तक है, प्रधानमंत्री तक है लाठी सीरीज। हमने लाठी सीरीज कहाँ तक है, प्रधानमंत्री तक। तो P का पोखरण, M का मोहनगढ़, ठीक है। सेवन घास, इसके बारे में आपको, अब ये एक मैंने अच्छी चीज़ मेंशन की है, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता है। राजस्थान की दूसरी जलपट्टी, देखो पता है क्या, सच बताना, दूसरी जलपट्टी कहाँ से कहाँ तक है, बालोतरा से लेके सांचौर जालौर तक है। राजस्थान की दूसरी जलपट्टी बालोतरा से लेके, बायतू बालोतरा से लेके सांचौर जालौर तक है। देखो मैंने अच्छे क्वेश्चन, मतलब मैं मेंशन करता हूँ जो आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे आकलवुड फॉसिल पार्क। इसमें आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना पूछा जाएगा, आकलवुड फॉसिल पार्क है, ये किस मरु उद्यान है, तो कौन से में है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन से में है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। और राष्ट्रीय मरु उद्यान आपको पता होना चाहिए कौन से ज़िले में है, ये भी पूछ सकते हैं, तो जैसलमेर में। तो आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पे है, जैसलमेर में। ये कितने वर्ष पुराना है, 18 करोड़ वर्ष पुराना, या 18 मिलियन पूछ सकते हैं, ऑप्शन में दे सकते हैं। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हमारे वीडियो से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें में पूछा जा सकता है आपको कि राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। वहाँ ऑप्शन हो गया आगन्य, अवसादी, कायांतरित, अनेक प्रकार की चट्टानों के नाम लेके आपको क्वेश्चन पूछेगा। वहाँ आपको बहुत कंफ्यूज होगा, आप सोचेंगे इतना भूगोल पढ़े हैं फिर भी कुछ नहीं आ रहा। अपने को फोकस उन्हीं क्वेश्चन पे करना है जो बाकी छोड़ के जाते हैं, याद रखना। तो जो मुख्य क्षेत्र है वहाँ कौन सी चट्टानें पाई जाती है, अवसादी चट्टानें। कौन सी, अवसादी चट्टानें, ठीक है। अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है विशेष कर, ये तो आपको पता ही है, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। क्या, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। वैसे भी जैसलमेर में क्या होगा, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। ये वाली जानकारी मैंने आपको पहले बताई दी। ये मुक्त कब होता है, 41 साल का, ठीक है। नेक्स्ट है बालू का स्तूप युक्त। यहाँ पे मैंने आपको नाम दिया युक्त। युक्त मतलब यहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप किसे बोलते हैं, सर नहीं पता। देखो बालू का स्तूप किसे बोलते हैं मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ मिट्टी का दौरा है आपका,
ठीक है। यहाँ क्या है, आपने राजस्थान में आपने सबने देखा हो मिट्टी का दौरा है। जब हवा चलती है ना, तो ये हवा चलती है तो देखो यहाँ से ये मिट्टी थोड़ी 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 उड़ती 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 यहाँ इकट्ठा हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ से ये मिट्टी कम होके यहाँ से ये मिट्टी उड़ के यहाँ आ गई, और यहाँ भी एक ऐसा दौरा बन जाता है ना, तो इसको बोलते हैं बालू का स्तूप। मिट्टी का है ना, पवन के द्वारा जो स्थानांतरित होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, तोरे तो बोलते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं बालू का स्तूप। ठीक है, आप समझ गए होंगे। दोबारा समझाता हूँ। देखो यहाँ पे अपने राजस्थान में आपने सबने देखा होगा दोहरा होता है। जैसे हवा चलती है तो ऊपर वाली ये मिट्टी उड़ उड़ के यहाँ पे आती है, मान लो। तो ये तो बालू का स्तूप इतना बच गया, इतना ही बचा, और इधर एक छोटा सा टिल्ला बन गया, दोहरा बन गया। ठीक है। तो ये किसके द्वारा, पवनों के द्वारा। किसके द्वारा, यहाँ ऊपर देखो ये रहा, पवनों के द्वारा मिट्टी के जमाव से निर्मित, मिट्टी के यहाँ मिट्टी जमने से क्या निर्मित स्थल, मतलब ये स्थल की आकृति को बालू का स्तूप कहा जाता है। इस लाइन को मैंने अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, कि पवनों के द्वारा मतलब हवा के द्वारा मिट्टी के जमाव, मतलब मिट्टी जम गई थी, निर्मित स्थल, ये स्थल को क्या कहते हैं, बालू का स्तूप। आगे से अब ये मत बोलना फिर कि बालू का स्तूप नहीं समझ में आया। अब नीचे मैंने दिया है दोहरे या दारियान। जैसलमेर में इन बालू का स्तूप को क्या बोलते हैं, दोहरे बोलते हैं। स्थानीय भाषा में इनको क्या बोलते हैं, दोहरे बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बालू का स्तूप को स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, तो दोहरे या दारियान। ठीक है। अब आपको ये वाला कुछ पोर्शन याद रखना है। देखो ये मोस्ट है आपका, सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, तो आप नीच के आंसर कर देना जोधपुर में। लेकिन आपको पूछेंगे सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ जाए जाते हैं, तो अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है, इसीलिए मैंने दोनों को मेंशन किया है। ऑप्शन में जैसलमेर चूरू दोनों साथ में नहीं आएंगे। अगर जैसलमेर हो तो जैसलमेर सही होगा, चूरू हो तो चूरू सही होगा। सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, जोधपुर में। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर और चूरू में। देखो 41 पॉइंट क्या था, 5 है। बालू का स्तूप मुक्त, तो ये बालू का स्तूप युक्त है, ये कितना है, 58.5। कितना, 58.5। नेक्स्ट ये देखो बालू का स्तूप के प्रकार। ये लाइन याद रखना, बहुत कम बच्चों को पता होती है। मैं जो कंटेंट लेके आता हूँ वो बहुत बच्चे स्किप करके जाते हैं एग्जाम में। ये बालू का स्तूप के प्रकार किसने बताया, मेकी महोदय ने। कब बताए, 1979 में। 1979 में। तो पहला प्रकार है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, सेकंड है पैराबोलिक या परवलयिक बालू का स्तूप, तीसरा है सिफ बालू का स्तूप, चौथा है बरखान बालू का स्तूप, पांचवा है तारानुमा बालू का स्तूप, छठा है अवरोधी बालू का स्तूप, सातवां है नेटवर्क बालू का स्तूप, आठवां है अनुदैर्य बालू का स्तूप, नौवां है सब्र काफीस बालू का स्तूप। तो राजस्थान में टोटल 9 प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्ट आपके 4 ही रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चलते हैं इनके प्रकार की तरफ। यहाँ से आपको वीडियो को अच्छे से सोचने की, समझने की क्षमता, किसी भी प्रकार का अदर ध्यान है तो वीडियो पे ध्यान लगाइए और समझने की कोशिश कीजिए। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप किसे कहते हैं, इसमें सबसे पहले आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि समकोण जो बालू का स्तूप होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या, समकोण या लंबवत बालू। समकोण किसको बोलते हैं, जो ये आपकी आकृति बनती है ना बालू का स्तूप से, ऐसी वाली आकृति, ऐसे टीले बनते ना ऐसे, जो उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। अब इसको याद कैसे करें, मैं याद आगे करवाऊंगा आपको, लेकिन आपको याद रखना है अभी कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के बारे में पढ़ रहा है। किसके, अनुप्रस्थ बालिका स्तूप होते हैं ना, ये लगभग स्थिर रहते हैं। ठीक है, लगभग क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, एक जगह ही रहते हैं, अधिक इधर उधर नहीं जाते। तो ये अक्सर सबसे स्थिर प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं। ठीक है, तलवार के सादृश्यता। अब देखो ये क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में कि निम्न में से कौन से बालू का स्तूप को तलवार के सादृश्यता समझा जाता है। मैं बोलता हूँ आप किसी भी वीडियो से पढ़े होंगे, आपको 80% बच्चों को ये नहीं पता कि तलवार के सादृश्य, तलवार जैसे दिखने वाले बालू का स्तूप कौन से होते हैं। तो अनुप्रस्थ में देखो तलवार से क्या करते हैं, काटते हैं,
वैसे ही देखो ये प है ना, इसको क्या कर दिया, काट दिया ऐसे, तो ये प्रस्थ हो गया। क्या हो गया, प्रस्थ हो गया। तो याद रखना ये जो प आता है ना, इससे ये पकड़ लेना, प्र से प्रस्थ, और तलवार से तलवार के सादृश्य अर्धचंद्राकार। ठीक है, अर्धचंद्राकार बालों को बरखान होते हैं ना, उनको बोलते हैं अर्धचंद्राकार। तो इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, ठीक है, तो इसको अभी मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब अनुप्रस्थ वालुका स्तूप में आप क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो इनका क्षेत्र रहता है लगभग मैं आपको बताता हूँ, वो याद कर लेना आप, कि सूरतगढ़ और रावतसर, सूरतगढ़ और रावतसर। सर इसको याद कैसे करें, मैं आपको अच्छी तरीके से आगे याद करवाऊंगा, चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। पैराबोलिक वालुका स्तूप, पैराबोलिक वालुका स्तूप किसे बोलते हैं? देखो ये अपना मिट्टी का टीला है, मान लो ये मिट्टी है और यहाँ पे पेड़ लगे हैं। तो ये मिट्टी जब यहाँ से यहाँ जाती है ना, तो इन पेड़ों के टकराने की वजह से ऐसे पेड़ टकरा के, ये ऐसे इधर टकरा के इधर मिट्टी इकट्ठा हो गई, इधर भी पेड़ लगे हैं ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे करके मिट्टी इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, ये ऐसे करके मिट्टी इकट्ठा होती जाती है। तो पैराबोलिक, पैराबोलिक तो देखो यू आकार की बन गई ना, कौन से आकार की, यू आकार की, किसकी वजह से, पेड़ की वजह से। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पेड़ों की बाधा की वजह से निर्मित बालू का स्तूप कौन से होते हैं, पैराबोलिक बालू का स्तूप। बरखान के विपरीत बनते हैं, जैसे बरखान बनते हैं ना उसके विपरीत बनते हैं। और पैराबोलिक, इसको यू आकार की, आपके पास एक हेयर पिन है, क्या है, हेयर पिन, यू आकार की, बालों में डालने के लिए हेयर पिन है, कहाँ की, यू आकार की। अब यू आकार की पैराबोलिक है, ये कैसे याद करें, यू से हेयर पिन, ये याद हो गया। ये यू बना क्यों, इन पेड़ों की बाधा से बना, ये भी याद हो गया। लेकिन यू पैराबोलिक है, ये कैसे याद करें, तो मैं बताता हूँ। पैराबोलिक, बोलिक मतलब ज़्यादा कौन बोलती है, घरवाली ज़्यादा बोलती है, तो बोलिक बोलिक करके याद करना। बोलिक मतलब बोलती कौन है, घरवाली ज़्यादा, क्या बोलती है, मुझे हेयर पिन चाहिए। बोलिक मतलब ज़्यादा बोलती है, क्यों बोलती है, मुझे हेयर पिन चाहिए। और हेयर पिन चाहिए तो अपन ने क्या बोल दिया कि सर पेड़ है ना, पेड़ के पास जो ये मिट्टी इकट्ठा हुई थी ना यू आकार की, इसी को क्या बोलते हैं, हेयर पिन। और हेयर पिन किसको बोलते हैं, हेयर पिन कौन मांगती है, जो ज़्यादा बोलती है, पैराबोलिक। ठीक है, तो हमने क्या समझा है, देखो दो पढ़े हैं अभी तक। पहला है, रिवीजन करो मेरे साथ, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में हमने क्या पढ़ा, सर ये समकोण बढ़ता है या लंबवत बढ़ता है, समकोण या लंबवत बनता है। दूसरा, ये तलवार की आकृति का है, ये सूरतगढ़ और रावतसर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पैराबोलिक, बोलिक मतलब घरवाली, क्या मांगी, हेयर पिन। परवलयकार होते हैं और बरखान के क्या होते हैं, विपरीत। पेड़ पौधों की बाधा की वजह से यू आकार से निर्मित होते हैं। यहाँ मैंने समझाया, देखो देखो ये वाले यू आकार के, देखने की कोशिश करें, ये यू आकार के बन रहे हैं यहाँ पे देखिए। और ये देखिए आपके छोटे छोटे क्या है, पेड़ पौधे हैं। तो ये पेड़ पौधे हैं ना, ये पेड़ पौधे आपके इनसे टकरा के ये आपके यू आकार के बालू का स्तूप बने। ठीक है, ये हवा की इधर दिशा है। ठीक है, ये हवा की दिशा से इधर से जाके इन पेड़ पौधों की वजह से टकराने से यहाँ पे यू आकार के पैराबोलिक बालू का स्तूप बने, जिससे हेयर पिन प्रकार के होते हैं। ये संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं, सर्वाधिक विस्तार पे पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है शिप। शिप किसको बोलते हैं, शिप मतलब जहाज, याद रख लेना, जहाज, क्या, जहाज। ये एक अनुदैर्घ्य प्रकार का बालू पर जहाज पानी में समुद्र में चलता है तो उसको क्या होता है, धैर्य होता है। शिप मतलब जहाज, जहाज मतलब धैर्य। अब जहाज एक देश से दूसरे देश जाने में 2-2 साल लगा देता है। ठीक है, ऐसे याद रखो। तो जहाज वाले को क्या है, धैर्य। तो शिप बालू का स्तूप किस प्रकार का है, धैर्य, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ नहीं है, अनुदैर्घ्य। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो बरखान बालू का स्तूप बनते हैं ना,
तो बरखान बालूका स्तूप के निर्माण के समय पवन की दिशा में परिवर्तन होता है, तब बरखान की भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, जिससे निर्मित स्थलाकृति को शिव बालूका स्तूप कहते हैं। यह आपको वैसे याद नहीं करना है, आपको इतना ही पूछेगा कि शिव बालूका स्तूप किस प्रकार का बालूका स्तूप है। याद रखना, अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप है। शिप मतलब जहाज, जहाज को क्या होता है, दैर्घ्य, याद रखो। चलते हैं नेक्स्ट आ गया बरखान। बार बार मैं नाम ले रहा हूँ बरखान, ये है बरखान। अब बरखान ये है अर्धचंद्राकार आकृति का, मैंने वहाँ बोला था ना अर्धचंद्राकार आकृति, मतलब चांद की आकृति का। यहाँ पे देखिए ये ऐसे होता है, चांद की आकृति ऐसे होता है, ये यू आकृति का नहीं, ऐसे चांद की आकृति है, इतना ही बस। यू तो ये हो जाता है, यू मतलब परबोलिक, यू मतलब परबोलिक। तो ये है आपका अर्धचंद्राकार। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उम्मीद करूँगा आपके एग्जाम में भी इसी से क्वेश्चन आए। आप सबको पता होना चाहिए कि ये जितने भी बालू का स्तूप है ना, ये कहाँ से कहाँ तक बन रहे हैं, शुष्क मरुस्थल में 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के यहाँ बन रहे हैं। तो यहाँ पे 0 से इधर चलेंगे तो यहाँ पे एक 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा भी होगी, ये इसके पश्चिम साइड बढ़ते हैं, याद रखना। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये कोई अच्छे लेवल में 4 ऑप्शन देके पूछा गया कि निम्न में से बरखान बालू का स्तूप के बारे में कौन सा सही है। वहाँ पे पहला था ये अर्धचंद्राकार प्रकृति के होते हैं, सेकंड था ये 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्वी दिशा में पाए जाते हैं, तीसरा था ये सर्वाधिक नुकसानदायक और गतिशील बालू का स्तूप है, चौथा था इसका इनके मध्य जो निर्मित स्थान होता है ना उसको डाड कहते हैं। तो ये वाला आपका मोस्ट रहने वाला है, इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए अर्धचंद्राकार प्रकृति का है, 20 सेंटीमीटर रेखा के पश्चिम में पाया जाता है। इसकी दोनों भुजाओं ये बनी थी ना अपने अर्धचंद्राकार, ये इनकी दोनों भुजाओं के मध्य में वायु के द्वारा जो एक तीली घृत निर्माण होता है, घृत निर्माण को क्या बोलते हैं, डाढ़ या पलाया बोलते हैं। पलाया झील आगे जैसलमेर में होती है, जो कैसे बनती है ये सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये वाली लाइन आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है। बरखान को अर्धचंद्राकार बोलते हैं। ये कैसे बनते हैं, इधर से मिट्टी जाती है और ये देखो अर्धचंद्राकार बनते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये वाला मैंने मेंशन किया। सर्वाधिक गतिशील कौन से हैं, बरखान। सर्वाधिक नुकसानदायक कौन से हैं, बरखान। अर्धचंद्राकार है, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं अधिक। स्थान पूछे तो बालेरी, चूरू और आपसे यही ज़्यादा मोस्ट पूछा जाता है, बालेरी, चूरू और रामगढ़ पोखरण और बालेरी, चूरू, ठीक है। तो बरखान। अनुप्रस्थ से आपने क्या याद रखा, अनुप्रस्थ से आपने क्या याद रखा, एक तो प्रस्थ मतलब तलवार की आकृति का है, एक समकोण है, कौन सा है, समकोण है। उसके बाद सेकंड आया था अपना परबोलिक से आपने क्या याद रखा, बोलती कौन है, दुगाई ज़्यादा। उसने क्या मांगी, हेयरपिन मांगी। हेयरपिन कैसे आकार की होती है, यू आकार की होती है, यू आकार। तीसरा आपने पढ़ा शिप, जहाज क्या होती है, दैर्घ्य ज़्यादा होती है, अनुदैर्घ्य। चौथा पढ़ा बरखान मतलब क्या होता है, अर्धचंद्राकार, सर्वाधिक नुकसान देता है, सर्वाधिक गतिशील होता है, 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में पाए जाते हैं। इसके बीच में जो घृत बनता है ना उसको डाढ़ या पलाया कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आपका है तारानुमा बालू का स्तूप। कौन सा, तारानुमा बालू का स्तूप, ठीक है। तारानुमा बालू का स्तूप कैसे बनता है, देखो ये क्या होता है, इसमें हवा अनेक दिशाओं से आती है। कभी हवा इधर से चलती है, अपन गांव में देखते हैं ना, हवा इधर से चलती है, इधर घूमने लगती है, इधर से चलती है, इधर घूमने लगती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक बीच में दोहरा बन जाता है, ठीक है। वीडियो में मैं थोड़ा ये एक्सप्लेन करने में असमर्थ हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की। कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ, देखिए 1 मिनट। इधर से हवा आई, इधर से भी आई, इधर से भी आई, इधर से भी। तो इन चारों हवाओं ने यहाँ पे एक जो टीला बना दिया ना उसको बोलते तारानुमा। देखो ये तारे के आकार का बन जाता है, ये ऐसे तारे के आकार का बन जाता है। समझ में आई। स्टार कैसे बनाते हैं,
ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है, ऐसे। तो तारानुमा बालू का स्तूप से क्या पूछा जाता है? अनियमित हवाओं की वजह से, हवा के अनेक दिशा से कौन सा बालू का स्तूप? तारानुमा। और हवा अनेक दिशाओं से कहाँ पे आती है? सूरतगढ़ में जो बच्चे पढ़ते हैं ना हमारे, बोलते कहाँ जा रहे पढ़ने के लिए सूरतगढ़, तो उनको अनेक दिशाओं की हवा लग चुकी होती है कि मैं आरएस की तैयारी करूँगा, मैं आरएस की, एसआई की, मैं आरपीएफ फर्स्ट ग्रेड की करूँगा, मैं आरएस आरपीएससी सेकेंड। तो अनेक दिशाओं में उनका मन भटकता रहता है। तो अनेक दिशाओं से जो हवा आती है ना, वो तारानुमा बालू का स्तूप होती है। और वो कहाँ बनते हैं? सूरतगढ़ में, और एक मोहनगढ़ जैसलमेर में, ठीक है। डिवीज़न आपको करवा के चलूँगा आगे। नेक्स्ट आते हैं अवरोधी। इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, इसमें आपको यही याद रखना है कि अरावली की पहाड़ियों के कारण निर्मित, देखो इधर से हवा चली, अरावली में ये पहाड़ होते हैं, इनके टकराने से यहाँ पे कोई दौरा बन गया ना, उसको बोलते हैं अवरोधी। ये तो आसान याद हो जाएगा, अवरोध। अवरोध किसका? अरावली का। तो इस बालू का स्तूप जो बनता है ना, इसमें जीवावशेष पाए जाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस बालू का स्तूप को जीवावशेष बताया गया है, ठीक है। तो किसको? अवरोधी को जीवावशेष बालू का स्तूप भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? इसका क्षेत्र पूछा जाता है। तो इसका क्षेत्र पुष्कर के जो पहाड़ है ना, वो कौन से? नाग पहाड़, पुष्कर, बिचून की पहाड़ी, जोबनेर, जयपुर, ये वाला मोस्ट है, याद रखना। अवरोधी वाला बहुत मोस्ट है। नेक्स्ट है अपना सब्र का भी। सब्र रखो, सब्र रखो, क्या? सब्र रखो। मतलब घर में क्या है? छोटा छोटा घास उग गया, घर में क्या हो गया था? छोटा छोटा ऐसा घास उग गया था। मम्मी सुबह उठी, बोली ये घास काटो। अब बताओ 6 बजे उठ के बोले घास काटो, कटता है? नहीं कटता। अब नहीं उठे, 7 बज गए, मम्मी फिर आई, बोली चाय पियो, घास काटो। हम बोले नहीं कटेंगे। मम्मी फिर आई 8 बजे, उठो बेटा, चाय पियो, मुँह धो, कोलगेट करो, घास काटो। हम नहीं उठे, 9 बज गए, मम्मी फिर आई, उठ जाओ बेटा, नाश्ता बन गया, अब चाय पी के, मुँह हाथ धो के, कोलगेट करके, नाश्ता करके अब तो घास काटो। हम फिर नहीं उठे, 10 बज गए। अब मम्मी का क्या हो गया? सब्र क्या आए थे, इतनी देर मम्मी में जो सब्र था वो टूट गया। तो हमको शब्द पकड़ना है। यहाँ पे क्या शब्द पकड़ा? हमने पकड़ा सब्र। तो सब्र से क्या हुआ? छोटी छोटी झाड़ियाँ, घर में क्या थी? छोटी छोटी झाड़ियाँ। अब देखो आपको झाड़ियों से निर्मित पूछेगा ना, कि पेड़ पौधों से टकरा के निर्मित, तो ये पेड़ पौधों से टकरा के यू आकृति का बना था, उसको बोला था हम परबोलिक। परबोलिक हेयरपिन वाला। लेकिन आपको छोटी आकृति की झाड़ियाँ पूछ लेना, तो छोटी आकृति की झाड़ियाँ काटने के लिए मम्मी का क्या ख़त्म हो गया था? सब्र, ठीक है। तो ये भी वहीं पाई जाती है, शुष्क मरुस्थल में। इन्हें नेबका कहा जाता है, इन्हें नेबका कहा जाता है। अब नेबका कैसे याद करेंगे? अब ने बेखा, ने मतलब ना, बखा मतलब बोलना। तो ना तो हमने मम्मी को ना बोला कि नहीं काटेंगे झाड़ू, ने मतलब ना, बका मतलब बका। ना तो हमने मम्मी को ना बका, ना मम्मी को हा बका, मम्मी की सब्र टूट गया। मम्मी बोली छोटी छोटी झाड़ियाँ काट तो है हो या नहीं काटते। तो ऐसे करके आपको रिलेट करना है। नेक्स्ट आता है अनुदेरी। इससे बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने बोला देरी, देरी मतलब सीप, तो सीप इसी अनुदेरी का पार्ट है, ठीक है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, इनकी भाषा अच्छी होती है, तो ये लोग, इनके मन में हमेशा धैर्य होता है, किसी भी चीज़ को लेकर ये धैर्य रखते हैं, ठीक है। तो ये कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ। देखो ये ऐसे बनते हैं, ये जैसे ऐसे पवन चलती है ना, ऐसे हवा चलती है, तो ये ऐसे हवा चलती है, और ये इधर ये ऐसे बनते हैं, ऐसे 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 बनते जाते हैं। यहाँ पे मैंने समझा रखा है आपको। देखो ये बनते हैं ऐसे, ये इधर से हवा चल रही है, वैसे ही ऐसे बनते जाते हैं, तो समानांतर बनते हैं। यही क्वेश्चन मोस्ट पूछा जाता है कि पवन की दिशा के समानांतर कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? समानांतर, अनुदैर्घ्य। हमारे समान उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है? दैर्घ्य होता है। क्या होता है? दैर्घ्य होता है। और इनके बीच में जो भूमि होती है ना, इनके बीच में ये जो भूमि, इसको क्या बोलते हैं? गासी या कारबा, गासी या कारबा, कारबा। अब आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन
ये वाला, लेकिन आप फिर गलत करोगे कि बरखान बालूका स्तूप के मध्य में स्थित गर्त के वायु द्वारा निर्मित गर्त को क्या कहते हैं? तल्ली या डाट। और फिर आपको पूछा जाएगा यहाँ पे कि अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप के बीच में स्थित भूमि को क्या कहते हैं? घासी या कारवा। ये दोनों कंफ्यूज कर सकते हैं, याद रखना। ये सबसे ऊंचे होते हैं। दैर्घ्य होता है जो लोगों में, वो बहुत हाइट उनकी ऊंची होती है, ठीक है। जैसे मान लो आप बहुत लोग इतने इतने लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, उनमें क्या होता है? दैर्घ्य होता है। तो आपको पूछेंगे सबसे लंबे, तो दैर्घ्य, लंबे दैर्घ्य। समानांतर कौन से होते हैं? दैर्घ्य वाले। कौन से? दैर्घ्य वाले। जैसलमेर बाड़मेर के लोग, उनमें क्या होता है? दैर्घ्य होता है। और ये पवनानुवर्ती चलते हैं, पवन के अनुसार के, पवन की दिशा के अनुसार पवनानुवर्ती। हमने सभी प्रकार के बालू का स्तूप पढ़ लिए हैं। अब मैं बताता हूँ समकोण। पहले बताया था समकोण, मतलब इसमें कौन सा आता है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ, बरखान और पैराबोलिक, ये तीनों किस में आते हैं? अनुप्रस्थ में। किस में आते हैं? प्रस्थ में। अनुदैर्घ्य पूछे तो अनुदैर्घ्य में क्या आता है? सीप। जहाज को क्या होता है? अनुदैर्घ्य होता है, ठीक है। निम्न में से आपका कौन सा समकोण बालू का स्तूप है? यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें मैंने ऑप्शन थोड़ी गलत दे दिए। यहाँ पे ये वाले ऑप्शन काट के आप यहाँ पे कर लेना कि बरखान और पैराबोलिक, ठीक है। वीडियो हमारा यहाँ समाप्त होता है, लेकिन मैं वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार आपको अच्छे से रिवीजन करवाऊँगा। तो सबसे पहला हमारा था सबसे पहले हमारा कौन सा बालू का स्तूप था? सबसे पहले था हमारा अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ में क्या याद रखना है? अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ में आपको याद रखना है समकोण। क्या याद रखना है? समकोण। समकोण, इतना याद रख लोगे तो भी बहुत है, इतना याद रख लोगे तो भी बहुत है। अनुप्रस्थ में आपको क्या याद रखना है? समकोण या लंबवत, तलवार की सादृश्यता। और अर्धचंद्राकार यहाँ से काट देता हूँ। कहाँ पाए जाते हैं? पुंगड़, राउतसर, सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू, नागौर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परबोलिक। मैंने बता दिया, बोलती कौन है? घरवाली। ज़्यादा क्या चाहिए? हेयरपिन चाहिए। पेड़ पौधे की बाधा की वजह से ये आकृति याद रखना, अंग्रेजी के यू आकृति। सीप का मैंने एक ही क्वेश्चन बताया था, सीप मतलब जहाज। जहाज में क्या होता है? अनुदैर्घ्य। चौथा मैंने आपको बताया बरखान। बरखान अर्धचंद्राकार होते हैं, सर्वाधिक गतिशील होते हैं, सर्वाधिक नुकसानदायक होते हैं, 20 सेंटीमीटर के पश्चिम में पाए जाते हैं इधर। और इनके बीच में जो जगह बनती है ना, खाने के बीच में जो जगह बनती है, उनको ढाड या पलाया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताया था तारानुमा। तारानुमा मतलब इधर से भी हवा आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी। और ये कहाँ वाले बच्चों को लगती है? सूरतगढ़ वाले या मोहनगढ़ वाले बच्चों को। कहाँ? सूरतगढ़ और मोहनगढ़ वाले बच्चों को। नेक्स्ट मैंने बताया अवरोधी। अवरोध क्यों आता है? अरावली की पहाड़ियों की वजह से। वहाँ क्या पाए जाते हैं? जीवावशेष। ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं? पुष्कर, नागपुर, बिचूल की पहाड़ियाँ, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया सबर। सबर किसका टूट जाता है? मम्मी का। क्यों? जब छोटी झाड़ियाँ काटने के लिए बोलती है। हमने ना भी नहीं किया और बक भी दिया। कौन से क्षेत्र? जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर। नेक्स्ट आता है अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य में हमने क्या बोला? हमारा दैर्घ्य खत्म हो गया है, क्योंकि हमारी हाइट क्या है? लंबी है। क्या है? हमारी हाइट लंबी है। हमारा दैर्घ्य क्या हो गया है? खत्म हो गया है। पवन की दिशा के समान चलते हैं, मतलब हमारी क्लास के बच्चों के समानांतर, ठीक है। ये इनके बीच में जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं? इनके बीच में जगह होती है, उसको घासी या कारबा बोलते हैं। तो क्वेश्चन कैसे याद करना है? ये देखिए, एक चीज़ बताता हूँ आपको, इसमें डब्बे में, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ कि अनुप्रस्थ, ये हो गया अनुप्रस्थ, और ये हो गया आपका अनुदैर्घ्य। तो अब ये आपको याद कैसे रखना है? अनुदैर्घ्य, दैर्घ्य हमारे समान उम्र के बच्चे होते हैं, तो समान, यहाँ समान लिख देता, तो यहाँ याद रह जाएगा समानांतर। और समान उम्र के जो बच्चे नहीं होते उनमें दैर्घ्य नहीं होता, तो अनुप्रस्थ में कौन हो जाएगा? समकोण। समकोण, समझ में आ गया?
तो हमने आज वालुका स्तूप के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे गए हैं वो लेके आएंगे। अच्छे से इस वीडियो को देखना है, ठीक है ना। जो बच्चे नहीं समझे हैं मैं फिर बता देता चाहता हूँ कि मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें अच्छे लिए हैं वो याद रखा। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये मैकी महोदय का इन्होंने वालुका स्तूप का प्रकार बताया था। मिट्टी के द्वारा जमा होता है वालुका स्तूप। स्थानीय भाषा में दोहरे बोलते हैं। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? चूरू और जैसलमेर में। सभी प्रकार के जोधपुर में। और ये आकलवुड फॉसिल पार्क है जैसलमेर में आपका। औषधि चट्टानों में चूना पत्थर और वालुका पत्थर पाए जाते हैं। 18 मिलियन वर्ष पुराना है। और वालुका स्तूप जो मुक्त है वो 41.50 है। ये भी याद रखना है। जलपट्टी होती है ये पोखरण से लेके मोहनगढ़ तक है। दूसरी जलपट्टी दूसरी जालौर तक है, ठीक है। ये आपका PF भी है। PF मिलता है तो फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं। हमारी दा में क्या फेंके? पत्थर फेंके, ठीक है। शुष्क मरुस्थल 41.5 है वो क्या हो जाता है? मुक्त, बाकी युक्त, ठीक है। ये 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। ये कौन सी है? शुष्क। और अर्ध शुष्क कहाँ से है? 25 से 75, ठीक है। और डिवीज़न आपका हो गया। इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं हम यहीं पे समाप्त। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड सभी प्रकार के प्रश्न लेके आएंगे, ठीक है।